1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर बनाने थे, बैरून मुल्क से लोगों ने पाकिस्तान में आके नौकरियां ढूंढनी थी। इसके कॉन्फिडेंस का क्या करना? ये तो एक आदमी है, रात को अपनी दवाई खाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ ऑल फॉल बोलना शुरू हो जाता है। डाकू कहता था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। उस शख्स को इसने अपनी पार्टी का सदर बना दिया। पागल का इलाज हो सकता है, बेवकूफ का इलाज नहीं होता। पार्लियामेंट को उड़ा के दिखाएं, पार्लियामेंट ने ये बात की है ना, ये फर्द वाहिद ने तो नहीं की है। जिसको आपने बताना है आप बता दें, नहीं हो सकते 14 मई को इलेक्शन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहविश तबस्सुम। नाजरीन, खान साहब पहले ही बात करते थे कि इंतखाबात जल्दी हों, लेकिन आज उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि तारीख देख लें, अगले साल इस तारीख से पहले मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा फिर से। सर, खान साहब इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? क्या दोबारा वही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं? खान साहब हर बात पे कॉन्फिडेंस होते हैं। जिस तरह वो पहले अपने खिलाफ एक्सपोज करने वालों को रोकना था, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो कॉन्फिडेंट थे कि मुंह की खानी पड़ेगी। फिर अमेरिकन जिस तरह उन्होंने कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब करना था, उस पर भी कॉन्फिडेंट थे। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, उस पर भी कॉन्फिडेंट थे। 50 लाख घर बनाने थे, उस पर भी कॉन्फिडेंट थे। बैरून मुल्क से लोगों ने पाकिस्तान में आके नौकरियां ढूंढनी थी, उस पर भी कॉन्फिडेंट थे। पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत ऊपर जानी थी, उस पर भी कॉन्फिडेंट थे। करप्शन को ख़त्म करना जो है उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंट थे। करप्शन को कम करना उस पर भी कॉन्फिडेंट थे। 200 की जो उनकी सुपर टीम थी उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंट थे। इसके कॉन्फिडेंस का क्या करना? ये तो एक आदमी है, रात को अपनी दवाई खाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ ऑल फॉल बोलना शुरू हो जाता है। कोई तो बात होगी ना, खान साहब ने क्यों ऐसी बात की? कोई बात नहीं है। खान साहब ने को बात करने से पहले कभी सोचा आज तक कि वो दोबारा अब सोचेंगे? उन्होंने कौन सी बात सोच समझ के की है? अब तो आप देख लें, लास्ट में उन्होंने जो जुमले बोले हैं कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो भाई कौन है? भाई मैंने उसके कहने पे असेंबली तोड़ा। आपको बताऊं, इमरान खान के साथ हैंड हो गया। इमरान खान को पता ही नहीं चला। जिस शख्स को ये डाकू कहता था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उस शख्स को इसने अपनी पार्टी का सदर बना दिया। तो डाका तो उसने मारना है, परवेज लाई ने। मैं तो मानता हूँ इमरान की बात कि वो डाकू है, मैं तो उसे बिल्कुल इस बात पे इख्तलाफ नहीं करूंगा, लेकिन डाका पीटीआई के ऊपर पड़ेगा। और जब इमरान खान गिरफ्तार होगा, अंदर जाएगा, नाअहल होगा, फिर देखेगा परवेज लाई जो है ना, वो अपनी मर्जी से पीटीआई को लेके चलेगा। और फिर आप देखिएगा पीटीआई की क्या पॉलिसीज होती है। इसको बेचारे को कुछ नहीं पता। कभी कहता है मुझे रेहाम याद आ रही है, या वो अल्लाह रहम करना कहना होता है तो रेहाम का नाम मुँह पे आ जाता है। कभी कहता है बुशरा बेगम मेरी मुर्शद है। ये कुछ, इसको मैं सीरियस लूँ इस आदमी को? मैं आपको एक ऐसी बात कहता हूँ जिससे बड़ी तकलीफ होनी है आपको। देखें, याद रखें कि पागल का इलाज हो सकता है, बेवकूफ का इलाज नहीं होता। क्योंकि पागल को तो बिजली के झटके लगेंगे, ठीक हो जाएगा। बेवकूफ का क्या कर लेंगे यार? ये मासूमियत नहीं है, ये सोचा समझा प्लान है पाकिस्तानियों को कंफ्यूज करना, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म करवाना, अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस खत्म कराना, अपने इदारों पे कॉन्फिडेंस खत्म करवाना। That is how it is going. सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में जो तौहीन पार्लियामेंट के हवाले से 3 अहम शख्सियात हैं जिनके नाम लिए गए हैं और उनको तलब करने का फैसला किया गया है। सर, ये कौन सी 3 अहम शख्सियात हैं? वैसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दें। आपके मुंह से पहले स्लिप हो गया था, आपसे वज़ीर आज़म नहीं बोला जा रहा था शहबाज शरीफ के नाम से पहले? सर, मेरे से लिटरली मुश्किल से बोला जा रहा है। बात यह है कि जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बाद तो आपको ब्लेम भी नहीं मैं कर सकता। यानी आपको मैं बिल्कुल इस बात पे ब्लेम करूं। पर एक्चुअली वो वज़ीर आला बहुत अच्छे थे पंजाब के, और मुझे पर्सनली पसंद भी थे क्योंकि उन्होंने लाहौर में काम बहुत किया, लेकिन वो एज अ प्राइम मिनिस्टर उस तरह से काम नहीं कर सके। खैर, मैं जब वो वज़ीर आला थे तब मैं उनका इतना फैन नहीं था। उसकी वजह यह है कि वो पावर अपने हाथों में रखते थे, डेलीगेट नहीं करते थे। जो अच्छा मैनेजर होता है वो पावर डेलीगेट करता है, लोग भी काम करते हैं, सारे काम खुद नहीं करता। वो डिसीजंस लेता है बैठ के, वो जो है ना कोऑर्डिनेट करता है। दैट इज हाउ इट इज। और काम डिफरेंट लोग करते हैं। बट एनीवे, वो अपनी अपनी चॉइस है, मेरा उस पर कहना बनता नहीं है। बट 3 लोग कौन हो सकते हैं महावेश? 3 वही हो सकते हैं जिन्होंने पार्लियामेंट की तौहीन की है, और वो है कि जिन्होंने कह दिया कि पार्लियामेंट लॉ नहीं पास कर सकती, फला फला, या उसको होल्ड कर दो। तो ऑब्वियसली वो चीफ जस्टिस में 2 और
फाजिल जजेस हजरात हैं जिन्होंने ये फैसला दिया था। अच्छा। तो अगर 3 अफराद की वो बात करते हैं तो मेरे जहन में तो जो 3 अफराद आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हैं, जिनमें से एक चीफ जस्टिस है, कि इनको वो बुलाना चाहती है पार्लियामेंट और इनके साथ बासपुरस करना चाहती है कि आपने ये कैसे कर दिया। सर, ये जो इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है, इसमें ये फैसला भी किया गया है कि इलेक्शन से मुतालिक जो फैसला है वो पार्लियामेंट करेगी। तो सर, इस हवाले से अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत लगा दिया तो फिर क्या होगा? लगाए, पूरी पार्लियामेंट पे लगाए, उड़ा दे एक दफा पार्लियामेंट को, तो देख लेते हैं कितने पानी में और कितना अपना सत्तू है सारों के। पार्लियामेंट को उड़ा के दिखाएं। पार्लियामेंट ने ये बात की है ना, ये फर्द वाहिद ने तो नहीं की है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान क्या, हमने पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी है कंटेम्प्ट के ऊपर। तो वैसे ही हम 136 पे से 132 पे से पता नहीं अब हम कौन से नंबर पे आ गए हैं अदलिया के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अब गेम अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है। अच्छा। और मुझे लगता है कि कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि उन्होंने टेक ऑन करना है। तो टेक ऑन करने का मतलब ये है कि कोई बीच का रास्ता भी नहीं निकल रहा, ना निकलने वाला है। अच्छा सर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान इलेक्शंस के हवाले से 11:30 बजे इस केस की समाअत कर रहे हैं। इसके अलावा वो कोई केस नहीं सुनेंगे। सेहत की ज़ाहिर खराबी है, उसके बावजूद वो ये केस सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है कल क्या होने जा रहा है? मुझे तो ये लगता है सेहत की खराबी नहीं है, लेकिन खैर वो कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। हो सकता है थकान हो, फटीग हो, गुस्सा भी हो। ईद पे जो उनकी सासू माँ की वीडियोस ऑडियोज लीक हो गई थी, उसके ऊपर गुस्सा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अब चीफ जस्टिस एक स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि मैं तो ये कर रहा हूँ। लेकिन चीफ जस्टिस अपने पहले कितने फैसलों पे अमल दरामद करा चुके हैं। तो मैं आपको आज कह रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के बैठने से पहले आपको दे रहा हूँ कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को बता दें, जिसको आपने बताना है आप बता दें, नहीं हो सकते 14 मई को इलेक्शन। अच्छा। आगे पीछे कोई डेट होती है तो मुझे नहीं पता। 14 मई जो सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी हुई है उस डेट पे नहीं होंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस डेट को होंगे तो फिर क्या होगा? नहीं होंगे। मैं आपसे ऑन एयर शर्त लगाने को तैयार हूँ। नहीं सर, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि लेट्स सपोज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हुक्म दे दिया कि नहीं होंगे, तो फिर क्या हो सकता है? तो करा लें। मुझे जब होंगे तो मुझे बता देना, मैं आपको मिठाई भिजवा दूंगा। यहाँ से कोरियर कराऊंगा पर्थ के लिए, यहाँ से पर्थ के लिए कोरियर करूंगा। और मिठाई बहुत महंगी पड़ेगी। कोई बात नहीं, महंगी सस्ती को छोड़े आप। दूसरी बात यह है कि मिठाई ना सर आते आते खराब हो जाएगी। आम भिजवा दूंगा आपको, वो आते आते पक जाएंगे वहां पर। ठीक है, ये बेस्ट है। हाँ। मैं वैसे भी पाकिस्तानी आम बहुत मिस करती हूँ। पाकिस्तानी आम पूरी दुनिया में पसंद करती है। सर यहाँ पे आमों का वो जायका ही नहीं है। वो साइज होते हैं, जायका ही होता है। सर हमने वैसे भी यहाँ पर आम, आपको पता है, दिसंबर जनवरी में खाए हैं, क्योंकि यहाँ पे तब गर्मियाँ थी। सर पार्लियामेंट में सरेआम ये बातें हो रही हैं कि घर चलाने वाली औरतें जो हैं वो अदालत चला रही हैं। सर आपको भी लगता है ऐसा हो रहा है? मुझे क्या लगता है यार, बच्चे बच्चे को ये लगता है और बच्चे बच्चे को ये पता है। हम सबको पता है वो औरतें जो जलसों में भी जा रही हैं, फिर वो आके अपने जजेस को बता रही हैं। वो औरतें वकला की बेगमात से बात कर रही हैं, मैसेजिंग एक्सचेंज हो रही है और वो उनको पता है कि क्या फैसला आना है, कब आना है। तो ऑब्वियसली घर की औरतें घर नहीं चला रही, मुल्क जरूर चला रही हैं। सर केपीके और पंजाब असेंबली जो है वो फिर से बहाल होने की बातें भी हो रही हैं और आज असम्बलियां बहाल करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। सर आपको लगता है कि इस सिचुएशन में असम्बलियां बहाल हो सकती हैं? दीवाने का ख्वाब है, दीवाने का ख्वाब है। और ये कौन है दीवाना? इमरान खान, उसका ख्वाब है। तो उन्होंने तहलील क्यों की थी पहले? यही तो आप मुझे बताएं, आप उसकी सपोर्टर हैं कि असेंबली को बहाल करना तो तोड़ी क्यों थी पहले? वो देखे ना असेंबलियों में अब रिजाइन करते हैं, फिर कहते नहीं हमारा इस्तीफा ना मंजूर करो और हमें अंदर आने दो। इनके ड्रामे नहीं खत्म होते। यही तो 2 जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट में पूछा था कि जब जजमेंट आ रही थी कि पहले असेंबली तोड़ी क्यों थी, वो जवाब क्या थे, वो रीजन क्या थे। ऐसे थोड़ी है कि नॉन इलेक्टेड आदमी जो है इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को तड़ी दे और वो असेंबली तोड़ दे। इस तरह आपने कानून को अपने घर की लौंडी बनाया हुआ है और मुल्क का तो बुरा हाल होना ही है, जो कि हो रहा है, हो चुका है बल्कि।
सर ये मुस्ताफी होने वाले अरकान के हवाले से आपने बात की, सर ये पहले इस्तीफा दिया क्यों था, अब क्यों वापस पार्लियामेंट में आना चाह रहे हैं? भाई ऐसे भी है, जैसे वो अली अहमद खान है, मेरा ख्याल है उनका नाम, मैं नाम भूल जाता हूँ हमेशा। उन्होंने दरूद शरीफ पढ़ के असेंबली में इस्तीफा दिया, अदालत में कसम खा के कलमा पढ़ के उन्होंने कह दिया मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया। ये अब ऐसे लोग हैं, और आप देख लें कि कितने को अच्छे मुसलमान हैं, तो इनके कॉल ऑफ फेल में तो है ना तजाद यार। इनका ख्याल था इनके इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं होंगे, जैसे धरने के दिनों में नहीं एक्सेप्ट हुए थे इनके इस्तीफे, और इनका ख्याल था मजबूरी है, हुकूमत वापस ले आएगी। उन्होंने कई जगहों पे पकड़ के बाई इलेक्शंस भी करवा दिए, तो अब इनको तकलीफें हो रही हैं। जो लोग अपनी सीटें हारे हैं, इन्होंने तो कमाइयाँ करनी थी असेंबली में बैठ के, और इलेक्शन से पहले बड़े बजट्स मिल रहे होते हैं सबको हलकों में लगाने के लिए, और वो नहीं लगे, अब वो बेल मंडे नहीं चढ़ी। सर आजकल पाकिस्तानी मईशत को लेकर एक नई बहस भी छिड़ गई है, डीमोनेटाइजेशन। कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मईशत को बाज़ाब्ता बनाने और बरामदात बेहतर करने का एक तरीका यही है, और कुछ माहिरीन मुआशियात ये भी कहते हैं कि 5000 का जो नोट है वो डीमोनेटाइज करने की बात हो रही है। सर अगर ऐसा हो जाता है तो आपको लगता है मईशत बेहतर हो सकती है? ये मैंने कोई 1.5 महीना पहले, रमज़ान से 15 दिन पहले नहीं रहा, ज़रा सा पहले, 2 महीने पहले मैंने इसाक डार साहब को खुद ये सजेशन दी थी। इसाक डार साहब ने मुझे कहा कि असी की करिए, मैं कहा यार 5000 का नोट खत्म कर दो, कहना वो पॉसिबल नहीं, तो लेकिन लोगों ने घरों में पैसा दबा के रखा हुआ है, तो मैंने कहा ऐसा करें कि उसका रंग बदल दें, खुद निकालेंगे बाहर, उन्होंने चेंज तो कराना है, ठीक है ना, तो आप पैसा आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा, और किसी के नाम पे तो आएगा, चाहे मैं अपने ड्राइवर को भेजूं, चाहे कुक को भेजूं, चाहे मेड को भेजूं, उनका NIC लगेगा पे, वो जब वो पैसे लेके जाएंगे और जाएगा वो बैंक में, तो आपके पास एक सरप्लस अमाउंट आ जाएगा रोटेट करने के लिए और चलाने के लिए। जहाँ तक डीमोनेटाइजेशन की बात है माविश, मैं तो समझता हूँ 5 रुपए से ऊपर को नोट ही नहीं होना चाहिए, हर ट्रांजैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, और आप अपने मजदूर को भी पैसे देते हैं तो इजी पैसा से दे सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आप टेलीफोन बैंकिंग जो है बहुत कॉमन हो गई है, हर एक को उसकी आदत है, तो वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी कीमतें कम हो जाएंगी एकदम, खास तौर पर रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी वगैरह, इनकी कीमतें मर जाएंगी, आधी से भी कम होंगी अगर आप ये बड़े नोट खत्म कर देते हैं। सर आपने इसाक डार साहब को जब ये मशवरा दिया तो उन्होंने मतलब कहा कि वो इस मशवरे के ऊपर अमल करेंगे, क्योंकि ये मशवरा तो काफी अच्छा है? पहले उन्होंने मुझे एक जुगत मारी थी, जवाब में मजाक किया था, उन्होंने कहा डॉलर का रंग बदल रही है, तो क्योंकि उनका असल मसला था डॉलर का। मैं कहा जे रोक सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो तो कर लो, आप स्टेट बैंक आपके हाथ में नहीं है, तो मनी चेंजर आपको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? बैंक्स को धंधे कर रहे हैं डॉलर्स के ऊपर, उन्होंने पैसे बना लिए, लिस्टें भी आ गई कि इनको फाइन होना है, ये होना है। आपको पता चला, मुझे तो नहीं पता कि किस बैंक को फाइन हुआ और कितना फाइन हुआ। तो या तो फिस्कल पॉलिसी है ही नहीं, और जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। आपको इनकलाबी फैसले करने पड़ेंगे अगर ये मुल्क चलाना है तो। सर लेकिन अब ये जो डीमोनेटाइजेशन की बात हो रही है, आपको लगता है इस पर अमल दरामद होगा, या बस ये माहिरीन जो है अपना मशवरा दे रहे हैं? हमारे यहाँ हुक्मरानों का प्रॉब्लम होता है कि जब वो डॉलर पे पाबंदी लगा रहे होते हैं तो पहले अपने डॉलर निकाल लेते हैं अकाउंट से, जब डीमोनेटाइजेशन करनी होगी उससे 1 हफ्ते पहले अपने कुछ दोस्तों को बता देंगे और खुद और अपने पैसे पहले से करा लेंगे ताकि वो नज़रों से ओझल रहे। होना तो पड़ेगा, ये करना तो पड़ेगा। आप बड़ी फेक इकॉनमी हमारी चल रही है, और ये 5000 के नोट देखिए, इसकी तकलीफ किसको होगी? जिसने 5000 के नोट उसकी बोरियां भर के अपने घर पे स्टोर पे रखा हुआ है। मेरे पास तो है नहीं, ऐसा ही है। तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, आपके पास भी नहीं है, आपको भी तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ उसी को होनी है जो ब्लैक मार्केटर है, जो होल्डर है, और होनी चाहिए उसको तकलीफ है। ठीक है मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह के पास। मतलब बस टाइम पास कर रही थी। क्या शादी में कुर्सियां लेने आऊं अब? म्यूजिक शादी वगैरह करने के लिए नौकरी होना जरूरी है क्या? बस हवा निकल गई। कुछ नया बोल। जी भैया ने मैं चाहता कि तुसीं ना गल करो ਉਹਦੇ पेरेंट्स ਦੇ ਨਾਲ। शाबाश बेटा। रुको जरा,
ਬੱਚਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜੇ बाय बाय टाटा गुड बाय गया अस्सलाम वालेकुम, बागी टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। वेल, इस टाइम एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडेंट हैं और आज हम इनसे कोई पॉलिटिकल इशू पे बात नहीं करेंगे और ना ही कोई एंटरटेनमेंट टॉपिक होगा। काइंड एंटरटेनमेंट इनको हम आज डेयर दे रहे हैं और देखते हैं कि आज अपने डेयर कंप्लीट करते हैं क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन है। हसन, क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं। वेले ले डेयर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। कितने डेयरिंग है अहमद? मैं बहुत डेयरिंग हूँ। कंप्लीट कर सकते हैं डेयर? हाँ, कोई भी। मेरा नाम मोहम्मद अरबाज है और मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ। लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। अच्छा, अरबाज कितनी बच्चियां हैं? बच्ची हैं तो कोई भी नहीं है फिलहाल। डेयरिंग है? जी डेयर ले सकते हैं कोई? जी देखते हैं आप कंप्लीट करते हैं नहीं। अच्छा, अपने वालिद साहब को कॉल कर सकते हैं कर लेता हूँ। और उनको आपने कॉल करके बोलना है कि अबू जी मैंने यहाँ पे लड़की पसंद कर ली है यूनिवर्सिटी में और मैंने उससे शादी करनी है। देखते हैं आपके अबू क्या कहते हैं। डांट ही पड़ेगी। सर, आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ जी बिल्कुल। हम चाहते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करें और उनको बोलें कि आप अभी उनसे शादी करना चाहते हैं और देखते हैं कि वो क्या आंसर करती हैं। अबू उससे बनती है या नहीं? बनती है, मतलब डरता भी हूँ लेकिन बनती है। अबू को कॉल कर सकते हैं? हाँ, कर लूँगा। अबू को कॉल करके बोल दें कि अबू मैं फ़ेल हो गया पेपरों में। चले, मैं करता हूँ। अरबाज, आपको कोई डेयर दें, घर में से किसी को कॉल करके पूछें कि भाई अभी तक मेरी एंगेजमेंट क्यों नहीं करवाई, मैं अकेला सिंगल फिर रहा हूँ। भाई से पूछ लें, नंबर है आपको? चलें। क्या बोला तूने? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप कॉल करें। स्पीकर पे कर लें। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? आपकी दुआएं। और मैं कह रहा था अब हम जो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। रुको जरा सबर करो। आप तैयार हैं ना? अभी अभी मैंने मौलवी को बुला लिया है। मैंने मौलवी को बुला लिया। अस्सलाम जी। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी आया हुआ था और रिजल्ट आ गया मेरा। वो फेल कर दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों। की मतलब फेल करता है? दिन रात में तेरा कमाई करना काम किया तो फेल हो गया है ना? अब जी वो पिछली दफा तो मैंने खुद नहीं, अब तो मैंने पढ़ा भी है। इनका कोई मसला है, अब इन्होंने देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब मैं कब किसी लड़की को, आपने सुना है मेरा कोई चक्कर हो, अल्लाह माफ करे। अबू जी वो इल्जाम लगा रही थी लेकिन मैं अभी पढ़ा है इस तरह। वालेकुम सलाम, की हाल चाल है पुत्र? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र। तुम सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ना पढ़ाई कितना जा रही है फिर? ठीक जा रही है। तुम सुनाओ? से ठीक है? हाँ ठीक ने सब? हाँ शुक्र अल्लाह, ठीक ठाक। आ रहा है इस वीकेंड घर फिर? मैं हाँ जी आ रहे हैं। मैं गल करनी सी जरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। हाँ जी हाँ जी दसो। अच्छा, वो इस तरह की कि तुम कल ही बैठे हो? हाँ यार अभी आया अभी होना, तेन पता काम से। अम्मी तो नहीं नाल बैठी? अम्मी असले की करना की मेरे नाल रात में तेन पता तो है। अच्छा अच्छा, इस तरह थी कि मैनू ना एक ना किदा कहा हूँ तुहानू यार तू तेन पुत्तार को नहीं, मैं दोस्तार को रखा हमेशा यार। अच्छा, मैनू ना एक ना कुड़ी पसंद आ गई है यूनिवर्सिटी दे विच। अच्छा ते ओ मतलब कि मैं ओहदे नाल गलबात करदा हां ते ओ भी करदी है। अच्छा, फुल कमिटेड है मेरे नाल। अच्छा ते मैं ना ओहदे नाल मतलब कि अगे गल चलाना चाहता है। ठीक है, ओ कुड़ी भी है ना राजी है मेरे नाल। अच्छा, बस मैं कहूँ फैमिली बनाऊँ अपनी। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ अब अपनी फैमिली बनाएं। फैमिली बनाओ। अब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। मैं तो टाइम पास कर रही थी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। क्या मतलब टाइम पास कर रही थी? मतलब बस टाइम पास कर रही थी। नहीं, टाइम पास क्या होता है? मैंने आपसे शादी है तो कहा था कि मैंने शादी कर ली। तो 3 साल से क्या कर रही हो? और ये क्या बात हुई? टाइम पास क्या होता है? तुम मुझे मिलो जरा।
राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। चलो जल्दी करते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसी कोई कोशिश की नहीं थी कि आपसे मैं शादी करूँ। नहीं ये तो बात नहीं हुई थी। 3 साल से क्या मेरा काटने के लिए आई थी आप? 3 साल से क्या मेरा काटने के लिए आई थी आप? चलो फिर मैं एक और बात बता देती हूँ, मेरी तो बचपन में ही हो चुकी हुई है एंगेजमेंट। तो बचपन में होगी तो मेरे लिए क्यों हुई हो आप? मेरा भी काटा है। सह लेंगे थोड़ा सा। देख लो भाई, अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता। बचपन में आपकी शादी होगी तो शादी नहीं हुई, एंगेजमेंट हुई है। तो एंगेजमेंट टूट भी जाती है। चले कोई नहीं, आप आ जाना मेरी शादी पे भाई। क्या शादी? मैं कुर्सियां लेने आऊँ अब। म्यूजिक। अब भाई बहन के आ जाना। तुम मुझे मेरा बेटा मिलो तुम। रथ चाहिए क्या औरत को? हसन के साथ तो 2-2 हाथ हो गए। हसन रुके ज़रा, कहाँ जा? नहीं बात सुने। वेल हंसना नहीं चाहिए, लेकिन बेचारे का कट गया, बंदी चली गई, क्योंकि मुझे भी बहुत बुरा लगे, मेरी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन देख लें आजकल ऐसी बंदियां होती हैं, लेकिन सब लड़कियां एक जैसी भी नहीं होती। अबू जी आप कहता हेलो मैं सीधा कहता अबू मैं लगता ना भांजे देखे लो अबू जी चुप कर बाहर आ पूरे क्यों 2 मिनट मार। हेलो अहमद ये क्या हुआ आपके साथ? अभी होगा, अभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैं कॉल कर दूंगा रास्ते में जाते हुए। अच्छा उनको बता दीजिएगा कि ये डेयर था, लेकिन खैर मोस्टली अबू ऐसे ही रिएक्ट करते हैं अगर उनको ये बता दिया जाए कि मैं एग्जाम में फेल हो गया, स्पेशली लड़कों के साथ। तो अहमद ने अपना डेयर कंप्लीट किया। अहमद बड़े डेयरिंग निकले आप, अबू से इतनी बड़ी बात की आपने, और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं? नहीं बस ठीक है, अच्छी तरह पढ़ें ताकि ये वाली सिचुएशन दोबारा आपके साथ वाकई ना हो। मैं तो कॉल कर दूंगा रास्ते में जाते हुए। कंप्लीट हो जाएगा डेयर? हो जाएगा इंशाल्लाह, नहीं तो है। लाउड स्पीकर ऑन कर दें। अस्सलाम वालेकुम भाई। नाम क्या नबी है? अच्छा भाई, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने तो इतनी जल्दी शादी करवा ली है, तो मेरा आपने क्यों नहीं सोचा? भाईजान है ये तो मेरे प्यारे वीर, क्योंकि यार मेरी उम्र हो गई है, ठीक है, और उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, और उसकी वजह से एक अच्छी सैलरी मिली है, और वो मिली है अच्छी सैलरी वाली। तो भाईजान ना आपके पास आप एज में भी कम हो, ना आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, जिसकी वजह से आपको कोई नौकरी मिल सके। तो कोई आप अपनी गति इस तरह तो नहीं, तो ये नौकरी होने के लिए यानी कि कोई बच्ची वगैरह चाहिए अच्छी, तो शादी वगैरह करने के लिए नौकरी होना जरूरी है क्या? बस हवा निकल गई। कुछ नया बोल। जी भैयान है। अच्छा चलें ठीक है। भैयान है, जब तक जॉब नहीं ना होगी आपके पास बच्ची भी नहीं आएगी। यानी कि जॉब होना जरूरी है, फिर बच्चियाँ आएंगी। और ये जॉब होना भी जरूरी है। जी ठीक हो गया, जी ठीक हो गया भाईजान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कोई बात नहीं। गजब बेइज्जती है। अरबाज आपके पास जॉब नहीं है? नहीं, मेरे पास इस टाइम कोई जॉब नहीं है। जी, तो इनके बड़े भाई ने एक नसीहत की है कि जब तक आपके पास अच्छी जॉब नहीं होगी तब तक आपके पास अच्छी बच्ची नहीं होगी। बच्ची मतलब गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, आपकी शादी नहीं हो सकती। तो इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको नहीं लगता कि आप तो बिजनेस भी कर सकते हैं? मुझे खुद पे बिलीव तो है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे स्टडी में ज़्यादा शौक है इस टाइम। तो मैं कह रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, ओके, पढ़ाकू बच्चे हैं हमारे साथ जिनको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक है, और उन्होंने अपना डेयर भी कंप्लीट कर लिया है। तो अरबाज जल्दी से आप अपना बिजनेस सेटअप करें, बच्ची लेके आए, फिर हम उनके साथ भी लोग बनाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं चाहता कि तुसी ना गल करो ਉਹਦੇ पेरेंट्स ਦੇ ਨਾਲ। शाबाश बेटा। रुको जरा, सबर करो। क्या बच्चा तेरी मां ने तेन ये कहा साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। नहीं तो जेरा मैं तेरा बचपन तो कीती है, तेरी मंगनी तेरी फुफी दी कुड़ी ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਣੀ। सह लेंगे थोड़ा सा। देख लो भाई, अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। फिर होई तू घर आ, तेरा मैं इलाज करदा, नाल तेरी मां ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਰੁਪਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਹ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। बस हवा निकल गई। ਮੈਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਵਿਆਹ। ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜੇ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਮੈਂ ਬਸ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ
ਜਨੇਜ਼ਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਬਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਤੂੰ ਘਰ ਆ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੜਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। अच्छा अल्लाह हाफिज। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। एहसन, अब आपको क्या लगता है घर जाके आप बचेंगे? नहीं नहीं बचेंगे, मार शार पड़ेगी। चित्र पड़ेंगे। अच्छा, अगर वाकई ऐसा होता है कि आपकी फूफी की बेटी के साथ आपका रिश्ता तय हो जाता तो क्या आप करते? नहीं नहीं, फूफो की बेटी नहीं पसंद, नहीं बाहर, बस फैमिली से बाहर। फैमिली से बाहर। अच्छा, तो ये थी एहसन के अब्बू साहब की डांट, जिन्होंने बड़ी माशाल्लाह से अच्छी लैंग्वेज में गालियाँ भी दी हैं। और खैर रमज़ान चल रहा है तो इनको गालियों को हम लोग नहीं सुनेंगे, इनको इग्नोर कर देंगे। लेकिन हाँ, बच्चों को ऐसे मोस्टली डांट पड़ती है जब उनके पेरेंट्स जो हैं इस तरह की कोई बात सुनते हैं, कोई फ़ैसला बच्चे अगर अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट लेते हैं तो फिर ऐसा होता है। उम्मीद है कि आपको भी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और काइंडली अपने सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और हम लोग एहसन के लिए दुआ करेंगे कि एहसन बच जाए, इनको ज़्यादा डांट मारना पड़े। एहसन अगर ज़्यादा मसला हो तो मुझसे बात करवा दीजिएगा अपने फादर की, और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा गाइस। थैंक यू सो मच, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। एकदम पीपल्स पार्टी भी जो है वो भी नेगोशिएशन मोड में चली गई है। सारे नेगोशिएशन मूड में है तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त इंकार क्यों कर रहे हैं? परसों एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया इमरान खान साहब ने। फैज अमीन साहब की तरफ से सुलह का पैगाम भिजवाया गया है, लेकिन अगर वो चला जाए तो पीटीआई के लिए मुश्किलात क्रिएट हो सकती हैं इलेक्शन के हवाले से। जेयूआई जो है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, उनकी पार्टी इसको एक मुकदमा बनाना चाहती है। मुफ्ती सईद साहब ने भी उनके कहने के ऊपर बयान दिया है और ओन चौधरी भी उन्हीं के कहने के ऊपर ये बयान दे रहे हैं। आपके साथ नफीफा रहा और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नाम तजज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारे सियासी हलकों में। तो एक तरफ खबर आ रही है कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो हर तरह के मुज़ाकरात या मुशावरत करने से जो है वो इनकार कर दिया है। हालांकि अब हमने देखा था कि इमरान खान साहब की तरफ से थोड़ी सी लचक दिखाई गई थी और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत जारी है। तो आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं कि अब मामला जो है मुशावरत की तरफ जा सकता है या नवाज शरीफ साहब के इनकार के बाद जो इसका कोई इम्कान बाकी नहीं रहता? देखिए, 2-3 बातें हुई हैं। इमरान खान साहब ने उन्हें कहा सिराजुल हक साहब को, लेकिन आप ये बात नोट नहीं कर रही, एकदम पीपल्स पार्टी भी जो है वो भी नेगोशिएशन मोड में चली गई है और जमात भी नेगोशिएशन मोड में चली गई है। पीपल्स पार्टी के कायदीन जो हैं वो पीडीएम के तमाम मेंबर पार्टियों से मिलते पाए जा रहे हैं और वो जो है अपना जो सिराजुल हक साहब हैं वो भी मिलते हुए पाए जा रहे हैं। एकदम कौम जो है नेगोशिएशन मोड में चली गई है। तो वही तो, जब सारे नेगोशिएशन मूड में है तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त इनकार क्यों कर रहे हैं? और अब उनके इनकार के बाद आपको क्या लगता है कि पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी? नवाज शरीफ साहब, क्योंकि ऑब्वियसली रूल तो उनके हुक्म के बगैर तो नहीं चलेगी। हाँ, नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो इनकार हुआ है, पहले उसकी हम सूरत हाल सुन लें। नवाज शरीफ साहब की तरफ से इनकार हुआ है कि हम प्री कंडीशन के साथ किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे कि पहले आप तारीख दें तो फिर हम उस पर मुज़ाकरात कर लेते हैं। अच्छा, मैं वही की बात कह रहा था कि एक तरफ तो इन्होंने कंसेंट दिया है पीटीआई ने, सिराजुल हक साहब को, इमरान खान ने। दूसरी तरफ आके लाहौर हाई कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब मुज़ाकरात अब किस बात के, 14 मई को इंतखाबात होंगे, आप कौमी असम्बली के इंतखाबात के ऊपर अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो कर लें, ठीक है, और आपने असम्बली कब तोड़नी है इसके ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं, अदरवाइज मुज़ाकरात नहीं होंगे। मतलब बाकी मुज़ाकरात की जरूरत क्या है? फिर उन्होंने सिराजुल हक साहब का भी मजाक उड़ाया और उनके बारे में भी मुख्तलिफ बातें कही जो हम बवजूद नहीं दोहरा रहे। ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है पीटीआई की कि इमरान खान एक बात कही और उनके अपने कुलीग जो हैं उनको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, ठीक है ना? ये एक स्ट्रेटजी भी तो हो सकती है ना। पीटीआई में ये कोई अजीब बात तो नहीं है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा आते रहे हैं।
हाँ, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आता है, लेकिन इस तरह पब्लिकली नहीं किया जाता। फिर इमरान खान साहब के हवाले से भी चल गया कि जनाब सिराजुल हक साहब जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं और ब्ला 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 ब्ला, ये भी हो गया। लेकिन साथ में ही जो है वो मुज़ाकरात भी अपनी जगह के ऊपर हो रहे हैं और कमेटी भी बना दी गई है जो मुज़ाकरात करेगी। नवाज शरीफ साहब ने का ये वही कहना है जो पीपल्स पार्टी का कहना है और जो कि किसी और का कहना है। अब ये मुझे लगता है ये भी अपनी तरफ से अब पीडीएम और पीपल्स पार्टी भी जो है वो सियासत खेलने लगे हैं। ठीक है, वो भी सियासत कर रहे हैं ये कह के कि जनाब हमारे यहाँ अंदर बहुत दबाव है, मतलब वो तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अंदर बहुत दबाव है, हमारे इम्पोर्टेंट मेंबर्स जो है ना वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, तो हम इतने प्रेशर के तहत जो है ये फैसला करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। मतलब जो भी है ना वो एक किस्म का अपने जिसे कहते हैं ना भाव बढ़ाना, वो उर्दू हमारे कराची वाले दोस्त बोला करते हैं ना भाव बढ़ा रहे हैं, तो वो भाव बढ़ा रहे हैं कि देखें जनाब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं मान रहे और मियां नवाज शरीफ भी नहीं मान रहे, हम उनको बनाने की कोशिश करते तो सर फेस सेविंग ये तो हमारे सियासतदानों की आदत है, उनको फेस सेविंग तो चाहिए ना, ये हम तो नहीं कर रहे थे पर ऐसा हमें करना पड़ा। हाँ, मतलब यही एग्जैक्टली यही स्टांस जो आपने कहा था कि हम चाहते तो नहीं थे, हमें करना पड़ा है। तो नवाज शरीफ साहब का भी बयान बराह रास्त नहीं आया उनकी तरफ से ना, किसी ने उनके हवाले से ये बात की है। एक तरफ तो ये सारी सिचुएशन चल रही है, दूसरी तरफ जो है जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई है कि जी तमाम इलेक्शंस जो है वो 1 ही तारीख को होने चाहिए। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में समाप्त दी जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये जब पंजाब असेंबली के इलेक्शन जो है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी पे तमाम इलेक्शंस करवाने की तैयारी की जाएगी या अब आने वाले वक्त इनको डिले करके आने वाले वक्त में एक साथ सारे इलेक्शन करवाए जाएंगे? देखिए, पंजाब असेंबली के इलेक्शन तो होना थे 14 मई को और इलेक्शन कमीशन ने वोट जमा करवाई है कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब अगर 14 मई को इलेक्शन होना थे तो आज हमें बैलेट पेपर छपवाने, मेरी कैलकुलेशन ये है कि अगर आप इससे महीना 15 दिन आगे भी डालते हैं तो आगे आ जाता है जून का महीना, और जून के महीने के अंदर बजट हो रहा होता है, बजट अप्रूव हो रहा होता है। तो अब बात 1 जुलाई के बाद जा पड़ेगी, जो भी अगली तारीख अदालत देती है या उसके ऊपर बाकी पार्टियां एग्री करती हैं वो आगे जा पड़ेगी। जी, तो रजी साहब आपने अदालतों का अहवाल तो बता दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट भी चल रही है और वो ये सुनने में आया है कि फैज हमीद साहब की तरफ से भी कोई जो है वो सफेद परचम लहराने की कोशिश की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा या इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? देखिए, हमने अपने इसी प्रोग्राम के अंदर कहा था कि इस वक्त जो पूरी जंग है उसकी जो पीटीआई की तरफ से जो उसकी कमान है वो अदलिया के महाज के ऊपर साकब निसार साहब कर रहे हैं और जो फौज के महाज के ऊपर है वो जनरल फैज हमीद साहब कर रहे हैं। ये कल परसों एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया इमरान खान साहब ने। हुआ ये कि इमरान खान साहब की तकारीर जो है वो सैटेलाइट पे जाती हैं, सैटेलाइट के जरिए नशर होती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने एक कमेटी बनाई थी जो पूछे पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी से कि पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी जो है वो किस लाइसेंस के तहत इमरान खान की तकारीर को सैटेलाइट पे नशर होने की इजाजत दे रही है। उसके जवाब में पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को तो कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इमरान खान साहब जो थे उन्होंने तकरीर कर दी और उन्होंने ट्वीट भी कर दी, आप अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगी कि ये जनाब हमारे नेट को रोकना चाहते हैं और ये मोटरवे के साथ जो है जो हालांकि गेटवे जो था इंटरनेट गेटवे होता है तो मोटरवे के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो उन्हें क्योंकि बात वो ऐसी ही इतनी ही तवज्जो से सुनते हैं तो उन्होंने गेटवे को मोटरवे कर दिया, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ना शौक हुआ क्योंकि पीटीए के अंदर बेशतर लोग जो हैं वो इन सर्विस जो वर्दी पहन के बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर फिर मुश्किल वक्त आ गया। और वो जो उनमें से जो रिटायर होके भी जो बैठे हुए थे वहां पे
उनका भी जो है वो यही है कि वो फैज साहब ने उनको लगवाया हुआ था। इसके बाद फिर फैज साहब के हवाले से काफी ज्यादा सख्त बात की गई और हसन अयूब साहब हैं, PRY के ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने आज अभी ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले जब मैं आपके साथ बैठा हूं कि जनाब फैज हमीद साहब की तरफ से सुलह का पैगाम भिजवाया गया है। यानी कि वो लोग जिनको कि हम तनख्वाह दे रहे थे वो अभी तक फैज हमीद साहब को ही रिपोर्ट कर रहे थे। ये बहुत ज्यादा खौफनाक बात है। तो सर, अब एजाज चौधरी साहब ने अगर तस्लीम कर ही गया है तो फिर उनके खिलाफ तो मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई एक्शन भी होना चाहिए, या फिर PTI को तस्लीम कर लेना चाहिए कि उनका टिकट इसी तरह पैसे लेकर मिल सकता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अगर मैंने कहा ना कि कोई अगर PTI का मुखालिफ वह जाएगा नहीं, लेकिन अगर वो चला जाए तो PTI के लिए मुश्किलात क्रिएट हो सकती हैं इलेक्शन के हवाले से। तो इसलिए बहरहाल मोहतात रहना चाहिए। लेकिन एजाज चौधरी साहब की ये रवायत भी रही है, पिछले इलेक्शन में भी वो यही कुछ करते रहे हैं, तो उनके ऊपर इल्जाम भी था। अब चूंकि इमरान खान ने इस दफा कहा हुआ है कि टिकटें मैं खुद दूंगा, तो वो खुद दे रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन एक जोक सा बना हुआ है इस वक्त फिलहाल। सर, एक और चीज जो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है वो ऑन चौधरी की जो है वो एक केस के अंदर शमूलियत और उनकी गवाही जो है वो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, तो आप उसको कितनी इम्पोर्टेंट? ऑन चौधरी की गवाही नहीं है, ऑन चौधरी साहब का बयान है मजिस्ट्रेट के सामने। पहले मुफ्ती सईद साहब का बयान हुआ है, अब ऑन चौधरी साहब का बयान होने जा रहा है। ये दोनों बयानात जो मजिस्ट्रेट के सामने जब हो जाएंगे, फिर उन्हें किसी मुकदमे का हिस्सा बना के तो अदालत के अंदर पेश किया जाएगा या अदालत के अंदर लेके जाया जाएगा। ये उसके लिए बाकायदा तैयारी हो रही है। तो वो बयान देंगे अपना, और बयान के बाद उस बयान को मजिस्ट्रेट साहब जो है और लगा देंगे जज साहब के, हाँ जी मेरे सामने ये बयान दिया गया है। तो उस बयान को फिर किसी सर, ऑन चौधरी पीछे जब से उनका इमरान खान के साथ जो है वो ताल्लुक थोड़ा सा दूरियां उसके अंदर आई हैं, ऑन चौधरी के अगर बयानात को देखें और उन्होंने उसी तरह की कोई स्टेटमेंट जाके जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने दी, तो आपको नहीं लगता कि PTI मुश्किल में पड़ जाएगी? हाँ, ऑन चौधरी जो थे वो इमरान खान के बहुत सारी जो चीजें हैं उनके राजदान थे, लेकिन इनको बुशरा बीबी ने बनी गाला से निकलवा दिया था। जब वो आई थी ना ब्याह के, तो ऑन चौधरी साहब को निकलवा दिया गया था। और जिस दिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे उस दिन तो इनका दाखिला भी ममनू करार दे दिया गया था कि ये बनी गाला में एंटर नहीं होंगे। तो फिर इनको इमरान खान ने अकोमोडेट करने के लिए पंजाब में रोजगार का मुशीर लगा दिया, लेकिन वहां पे भी ज्यादा अरसा नहीं चल सके। तो बहुत दुखी हैं इस हवाले से कि वो इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ होते थे, तो उनको साइड पे कर दिया गया था। तो ये है, देखें ऑन चौधरी का बयान जो है उसे पॉलिटिकली तो खेला जा सकता है, मीडिया पे भी खेला जा सकता है, लेकिन उसकी अहमियत उस वक्त तक कुछ नहीं होगी जब तक कि वो किसी मुकदमे का हिस्सा नहीं बनेगा। JUI जो है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, उनकी पार्टी इसको एक मुकदमा बनाना चाहती है। मुफ्ती सईद साहब ने भी उनके कहने के ऊपर बयान दिया है और ऑन चौधरी भी उन्हीं के कहने के ऊपर ये बयान दे रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। चले नाज़रीन, देखते हैं कि क्या होता है। जिस तरह से रिजवान रज़ी साहब ने कहा, उनका अपना एनालिसिस सुना मुल्क के अहम मामलात पे, तो आने वाले दिनों में भी आपको उनका एनालिसिस सुनवाते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। ये कोई तज्जियाकार नहीं कह रहा, बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े दिफाई इदारा पेंटागन के सरबराह कह रहे हैं। किसने लीक किया और इनके लीक होने के बाद अमेरिका को कौन से दाखिली और खारजी खतरात पेश आने वाले। दस्तावेजात में अमेरिका के वो खुफिया रास्ते जो पूरी दुनिया के सामने खुल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी मार्च के महीने में एक ऑनलाइन वीडियो गेमिंग प्लेटफॉर्म पर यूक्रेन और रशिया के मौजू पर बहस जारी थी, और जब ये बहस शिद्दत इख्तियार कर गई और लोगों ने रशिया की तरफदारी करने वाले एक शख्स की बात सुनने से इनकार किया, तो उसने सबूत के तौर पर कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दी, बल्कि डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें शेयर की। उन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। कुछ वक्त गुजरा और अपने आर्ग्यूमेंट्स को मजबूत बनाने के लिए इसने चंद मजीद स्लाइड्स और तस्वीरें शेयर की। उसमें कुछ नक्शे भी शामिल थे,
यूँ देखते ही देखते उन खुफिया दस्तावेजात की तादाद सैकड़ों में हो गई और ये पूरी दुनिया में फैल गए। इन डॉक्यूमेंट्स के लीक होने के साथ ही अमेरिका के मज़ीद बुरे दिन शुरू हो गए। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका के हवाले से कोई ना कोई बुरी खबर देखने को मिलती है। पहले अमेरिका के डिफ़ॉल्ट की खबरें गर्दिश करने लगी, उसके बाद अमेरिका के 2 बड़े बैंक डिफ़ॉल्ट हो गए, फिर ट्रंप की गिरफ्तारी, अमेरिका भर में दंगे फसाद और अब मुल्क की कौमी सलामती को खतरे लाहक हो गए। ये कोई तजिया कार नहीं कह रहा, बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े दिफाई इदारे पेंटागन के सरबराह कह रहे हैं। लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स अमेरिकन इदारे पेंटागन की तैयार करदा खुफिया मालूमात। इन दस्तावेजात में अमेरिका के वो खुफिया रास्ते जो पूरी दुनिया के सामने खुल चुके। जंगों की तफसील से लेकर अमेरिका किस किस शख्स और किस किस मुल्क की जासूसी कर रहा था, सब उनकी यानी कागजों में शामिल है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इन दस्तावेजात की सारी तफसीलें शामिल हैं। ये कैसे लीक हुई, किसने लीक किया और इनके लीक होने के बाद अमेरिका को कौन से दाखिली और खारजी खतरात पेश आने वाले हैं, इन सब की तफसील आज मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। पेंटागन अमेरिका के सबसे बड़े या दिफाई इदारे के हेडक्वार्टर्स को कहते हैं। पेंटागन में 30,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। दुनिया में कहाँ ऑपरेशन करना है, किस मुल्क के साथ दिफाई ताल्लुकात कैसे रखने हैं, पूरी दुनिया की खुफिया मालूमात यहाँ पर जमा होती हैं। फिर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के पास उनको भेजा जाता है और $83 मिलियन की रकम से बनने वाली ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है। लेकिन इस ऑफिस से लीक होने वाली मालूमात ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। पेंटागन से लीक होने वाले डॉक्यूमेंट्स की तादाद तो सैकड़ों में है और 50 ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो एसोसिएटेड प्रेस समेत मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने भी देखे हैं और ऐसे कई मज़ीद हैं जो डार्क वेब समेत मुख्तलिफ जगहों पर फ़रोख्त करने के लिए मौजूद है। लीक होने वाली खुफिया दस्तावेजात में यूक्रेनियन फ़ौज की पोजीशन के नक्शों से मुतल्लिक ब्रीफिंग है। स्लाइड से लेकर यूक्रेन के लिए आलमी हिमायत के जायज़ों पर मुश्तमिल एक एक चीज़ शामिल है। अमेरिका इन सारे डॉक्यूमेंट्स की अहमियत को झुटला भी नहीं सकता क्योंकि अमेरिकन वज़ारत दिफा के आला हुक्काम इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि डॉक्यूमेंट्स असली हैं और इन डॉक्यूमेंट्स में यूक्रेन को दिए गए हथियारों और तरबियत की तफसीलात मौजूद हैं। और ये मालूमात एक ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब यूक्रेन मौसम गर्मा में रूस के खिलाफ जंग में अपनी नई हिकमत अमली के तहत दर्जनों फौजी दस्ते रशिया के मुकाबले में उतार रहा है। इन डॉक्यूमेंट से बताया गया कि यूक्रेनियन आर्मी की नई ब्रिगेड्स कब तक तैयार होंगी और इसके अलावा यूक्रेनियन आर्मी के लिए कितने टैंक्स फराहम किए जा रहे हैं, कितनी बख्तरबंद गाड़ियाँ, कितना असला फोर्सेस को दिए जाने वाला है, उस सब की तफसील है। उस साथ ये भी कहा गया कि हथियारों की दस्तियाबी का इन्हिसार तरबियत और तैयारी पर होगा और इन डॉक्यूमेंट्स में आने वाले दिनों में किस तरह यूक्रेनियन आर्मी कार्रवाई करेगी और सारे नक्शे भी मौजूद हैं। अब यूक्रेन का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है वो गुज़िश्ता मौसम सरमा में एक मुश्किल इम्तिहान से गुजरा। ये बताया गया कि यूक्रेन की फ़िज़ाई दिफा की सलाहियत जो है बड़ी कम रही। इन डॉक्यूमेंट्स में ना सिर्फ यूक्रेन की फ़ौजी हालत के बारे में मालूमात मौजूद है बल्कि अमेरिका के दीगर इत्तेहादियों के बारे में भी मालूमात शामिल है। पेंटागन की खुफिया दस्तावेजात से ये बात सामने आई है कि रशिया के खिलाफ जंग में सिर्फ यूक्रेन की फ़ौज शामिल नहीं है बल्कि इनके साथ साथ मगरबी ममालिक की फ़ौजें भी रशिया के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। इन फोर्सेस में सबसे तादाद बरतानवी फ़ौज की है। बरतानिया के अलावा यूक्रेन में अमेरिका, फ्रांस और नीदरलैंड्स के फ़ौजी भी यूक्रेन में मौजूद हैं और यूक्रेनियंस की मदद कर रहे हैं। रशिया इस मामले में पिछले काफ़ी अरसे से वाज़ेह ठहरा है कि यूक्रेन की मदद के लिए नेटो फोर्सेस है, लेकिन मगरबी ममालिक उसे हमेशा रशियन प्रोपेगेंडा कहते रहे। अब इन डॉक्यूमेंट्स के बाद रशिया के सारे इल्ज़ामात सच साबित हो चुके हैं। उन डॉक्यूमेंट से ये भी मालूम होता है कि जब यूक्रेनियन फ़ौज के दर्जनों नए ब्रिगेड एक हमले के लिए तैयार किए जा रहे थे तो इनको मगरबी इत्तेहादियों ने किस तरह टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियों, तोपखाने से लेस किया। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में अमेरिकन अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिला जिसे पता चला कि मिस्र रशिया को खुफिया तौर पर रशिया को 40,000 ज़्यादा रॉकेट्स फराहम करने का मनसूबा बना रहा है और मिस्र ने रशिया से इस मामले में बात भी कर ली कि इस माहदे को खुफिया रखा जाए ताकि हम पर अमेरिकन सैंक्शंस न लगें। रशिया और मिस्र के दरमियान गंदम की तजारत भी बड़े पैमानों पे हुई थी। इससे यह भी खदशा जाहिर था कि मिस्र भी यूक्रेन जंग में रशिया की मदद कर रहा है। और इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अमेरिकन खुफिया इदारे ने जनूबी कोरिया के सिक्योरिटी मुशीरान के दरमियान गुफ्तगू रिकॉर्ड की जिसमें यह बहस थी कि अमेरिकन दबाव पर यूक्रेन को असला फराहम किया जाए या अपनी पुरानी पॉलिसी के मुताबिक दो मुल्कों की जंग का हिस्सा ना बना जाए। इससे ये पता चला कि अमेरिका दुनिया भर में न्यूक्लियर हथियार और उनके इस्तेमाल की कड़ी निगरानी करता है। अमेरिका को पहले पता चल गया था कि चाइना ने आज से 2 महीने पहले यानी फरवरी में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया। यह मिसाइल अमेरिका के दिफाई निज़ाम को शिकस्त दे सकता है और एक और
दिलचस्प बात आई कि अमेरिका अपने दुश्मनों के अलावा खुद अपने शहरियों और अपने अहदेदारों के साथ साथ अपने एलाइज की भी कड़ी निगरानी करता है। और इन खुफिया डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की भी जासूसी कर रहा था और इसे पता चला कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी रशियन मफाद के लिए काम कर रहे हैं। यानी अक़वाम मुत्तहिदा का झुकाव भी रशिया यूक्रेन जंग में रूस की तरफ है। अक़वाम मुत्तहिदा वह इदारा है जिसको सबसे ज़्यादा अमेरिका फंड करता है और इसको दी जाने वाली टोटल फंडिंग का तकरीबन 30% अमेरिका देता है। और अगर अक़वाम मुत्तहिदा भी अमेरिका और मगरबी ममालिक का साथ छोड़ है तो ये अमेरिका के लिए बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। फिर इन डॉक्यूमेंट से ये पता चला कि अमेरिका के खुफिया इदारे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और इनके नायब के साथ कॉल्स भी टेप कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले एक नई रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इस की मज़ीद मालूमात बड़ी लीक हो सकती है। यहाँ सबसे अहम सवाल पैदा होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स किसने लीक किए। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक तो ये डॉक्यूमेंट्स पेंटागन में काम करने वाले किसी शख्स ने लीक किए, क्योंकि इन मालूमात तक किसी और की रसाई नहीं। अब आने वाले दिनों में अमेरिका बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना है। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि पेंटागन लीक्स के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दिफाई मुल्क और सुपर पावर के खुफिया इदारों की सलाहियत पर सवाल उठ गए हैं, जिनके जवाब अमेरिका को देने पड़ेंगे। अमेरिका के साथ वो इत्तेहादी भी नाराज़ हो रहे हैं जिनकी अमेरिका जासूसी करता रहा। यूक्रेन की जंगी स्ट्रेटजी सामने आने के बाद इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज नई जंगी हिकमत अमली बनाना। और यूक्रेन जंग पर नज़र रखने वाले मुबसरीन ये दावा कर रहे हैं कि यूक्रेनियन आर्मी नए अंदाज से अपनी जंगी हिकमत अमली को तरतीब दे रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जासूसी के बाद अमेरिका को भी जवाब देना पड़ रहा है कि अगर यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल ही महफूज नहीं तो फिर दुनिया में कोई दूसरा शख्स कैसे महफूज रह सकता है। रशिया को भी आलमी सतह पर आवाज़ उठाने का पूरा मौका मिल चुका है। मगरबी ममालिक यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में जर्मनी में 50 ममालिक की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें यूक्रेन मामले में बहस भी होगी। इस कॉन्फ्रेंस में भी अमेरिका को इन सारे सवालात के जवाब देने होंगे जो डॉक्यूमेंट्स लीक होने के बाद उठाए गए। आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि पेंटागन लीक से अमेरिकन सालमियत को एक बहुत बड़ा धचका लगा और अमेरिकन सिक्योरिटी में एक ऐसा खला पैदा हो चुका है जो बहुत जल्दी तो भरने वाला नहीं। आगे क्या डिटेल्स आती हैं इसकी वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। हमारा दिल कहता है कि वो जेल में गुजारे। मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, डरपोक आदमी है। दलेर होता तो डब्बा पा के दाल च न जांदा। जुमान पर जी गुजार ले, जेल च गुजार ले, गल तो एक हो गई है। मुजरम दा काम है जेल दे पीछे। इमरान खान ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि करप्शन के केसेस थे ये सारे उन्होंने क्रिमिनल और फेक केसेस बनाए हुए हैं। वो एक घड़ी का केस है, फकत एक घड़ी का। रिहायशियों के लिए मसला है, कितना क्राउड वहाँ इकट्ठा होता है। 2 नंबर बंदे के साथ नहीं हम। ये दूसरा पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन है, वो लंदन में है, ये पाकिस्तान में है। तमाशा ही बना हुआ है, नंगे डांस वहाँ पे हो रहे हैं, हर तरह के काम वहाँ पे अवेलेबल है। ये सियासत नहीं, ये फितना इमरानी है। पाकिस्तान के इतने बुरे हालात कभी मैंने देखे नहीं है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जैनुल आबिदीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपनी मुमकिना गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। क्या इमरान खान साहब ये ईद ज़मान पार्क में गुजारेंगे या किसी जेल में गुजारेंगे, ये सवाल लोगों से पूछेंगे। और इसके साथ साथ सरकारी वकील ने कहा है कि इमरान खान साहब ने वहाँ पर गैर सरकारी तौर पर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, वहाँ पर सारे एरिए को और सारे लोगों को मसाइल पैदा हो रहे हैं। कैसा हो रहा है, लोगों से पूछते हैं। आए जी, ईद आप घर गुजारेंगे? जाहिर बात है घर ही गुजारेंगे, ऐसे हालात किए हुए घर गुजारनी है जी। और इमरान खान साहब घर गुजार लेंगे ईद? है इमरान खान को तो पता कोई नहीं कि ये क्या करता है। ऐसे हालात ऐसे पैदा कर दिए हुए, महंगाई इसने इतनी कर दी हुई है। उनकी तो हुकूमत ही खत्म हो गई है। हुकूमत खत्म हुई लेकिन इनके सारा एग्रीमेंट इनके थे। जेल में। जेल में क्यों? बस हमारा दिल कहता है कि वो जेल में गुजारे। आप क्यों चाहते हैं? सारे चाहते हैं कि घरों घरों में ईद हो। नहीं, वो जेल में गुजारे। क्यों? और भाईजान इतनी महंगाई ये इमरान खान साहब ने महंगाई की है? महंगाई उसके दौर में तो महंगाई शुरू हुई है। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल ही नहीं हुआ। उसके बाद आपको पता है फिर कहाँ कंट्रोल होती है। फिर देखिए, अदालत हुक्म करेगी तो पुलिस करेगी ना। अगर अदालत बेल दे देगी तो नहीं करेंगे। अभी तो डिपेंड करता है कि उसका जुर्म क्या है। अदालत अगर समझेगी। इतने सारे केसेस हैं, किसी में भी वो गिरफ्तार कर सकते हैं। ज़ाहिर है, हाँ नहीं, ये पॉलिटिकल केसेस हैं तो मैं समझता हूँ कि नहीं, इस तरह गिरफ्तारी नहीं होनी। इंशाल्लाह बाहर ही गुजारेंगे। बाहर किधर? नहीं, बाहर दे मुल्क नहीं, मतलब कि अपने घर है, जेल विच नहीं गुजारेंगे। मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, डरपोक आदमी है। दलेर होता तो डब्बा पा के दाल च न जांदा। हाँ, खुले जाता, बिल्कुल जाता। सिक्योरिटी है, बेटा मरना तो एक दिन है ना। तो बस जिस दिन आनी है उस दिन ये फूल प्रूफ कुछ काम नहीं करेंगे। करे जो हालात है ना हमारी अदलिया के, या जो हालात हो रहे हैं
पाकिस्तान के इतने बुरे हालात कभी मैंने देखे नहीं है। खान साहब को पकड़ने के लिए ने कई गर्दनों के ऊपर से गुजर कर जाना पड़ेगा। जो अजीम लीडर होते हैं वो जेलें भी सहते हैं, वो सोबतें भी सहते हैं, सख्तियाँ भी सहते हैं। इमरान खान साहब सख्ती सहेंगे कि नहीं? इमरान खान ज़रूर सख्ती सहेगा, लेकिन अब मसला ये है ना कि अगर उसे जिस तरह कहते हैं कि ये जेल में उसे मरवा दिया जाएगा, वहाँ जाके उसे कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह जिसके ज़रिए वो जाने के लिए तैयार है। ये जैसे हम जैसे उनके जो चाहने वाले हैं ना, हम उन्हें नहीं जाने दें। जिधर मर्जी गुजारे ज़मान पार्क नहीं, जेल में गुजारेंगे। जेल में गुजारेंगे? हाँ। तो आप क्यों चाहती है को जेल में गुजारे? है ये महंगाई बहुत कर दी है उन लोगों ने। उनकी तो हुकूमत ही खत्म हो गई। खत्म तो हो गई, महंगाई तो की है ना। अच्छा, करके टुर गए ने? हाँ, करके चले गए ने। ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਜੋ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ है? वो तो कहते हैं कि मेरे पे झूठे केसेस हैं। भाईजान कहने की बात अलग है ना, साबित करने पे बात बनती है। हर तरह की चीज़ तो आपके सामने आ रही है, हर चीज़ हर बंदे को आम को भी पता है कि क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा, और क्या कुछ ने इसने किया है। इमरान खान ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, दावे बहुत करता था इमरान खान, मैं फलाने दिन में ये कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ भी एक भी वादा पूरा नहीं किया इसने, एक भी वादा। इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी पहली शर्त ये है, मैं मुज़ाकरा तब करूंगा जब ये सारे केसेस माफ़ करें। वो अपने लिए कह रहे हैं ना। अच्छा, अपना उनके और इनके केसेस में फ़र्क है। अच्छा, फ़र्क ये है कि वो करप्शन के केसेस थे, वो फाइनेंशियल करप्शंस के केसेस थे। वो कहते हैं ना हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी। वो मैं दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि वो चूँकि करप्शन के केसेस थे, ये सारे उन्होंने क्रिमिनल और फेक केसेस बनाए हुए हैं। मतलब ये आपको भी पता इसमें है, भी तोशा खाना का केस भी है, अच्छा, टेरियन वाइट का भी है। अब तोशा खाना का जो केस है ना, वो एक घड़ी का केस है, फ़कत एक घड़ी का। बताएं, ज़मान पार्क में वो जो सरकारी वकील हैं उन्होंने कहा कि ज़मान पार्क में ये अल्ताफ़ हुसैन बने हुए हैं यहाँ के फिर, और इन्होंने उस तरह की चीज़ें की हुई हैं, तो वहाँ पे बड़ी मुश्किलात हो रहे हैं। तो कह रहे हैं अगर ये ईद यहाँ पे गुजारेंगे दूसरों के लिए मुश्किल हो जाएगी। ऐसी हकीकत बात है। इस वजह तो मैं आपको कह रहा हूँ, जेल जाए हमने वहाँ तो गुजरना होता है ईद के दिन, तो हमें बड़ी मुश्किल होती है वहाँ पे। हाँ, ज़मान पार्क के आगे तो गुजरना होता है ना, तो बड़ी मुश्किल होती है। ये जेल होगा, रोड सारा खाली होगा, हम सुकून से आए जाएंगे। हमारे इतने कस्टमर आते हैं दुकान पे, वो हमें बोलते कहते हैं हमें इतनी परेशानी होती है जब हम नहर वाले रोड से आते हैं या जाते हैं, कहते हैं इतनी हमें परेशानी होती है आने वक्त, कहती बस हम फिर दूसरा कोई रोड रिंग रोड से आते हैं, ऊपर नीचे से करके कहते आते हैं हम आते हैं। आने जाने में ये रुकावटें ख़त्म होनी चाहिए, अवाम के लिए इसको रास्ता खोलना चाहिए। इनके घर के बाहर सिक्योरिटी बिठा दे, लेकिन अवाम को परेशान ना करें। अगर वहाँ पे वो आप सिक्योरिटी बिठाएंगे, यहाँ से पुलिस जाएगी तो तसादम होगा ना। सादम कुछ नहीं हो सकता, अवाम अच्छी है, हमारी समझदार है। पहले आप नहीं देखा जो पुलिस वाले जख्मी हुए हैं? जख्मी हुए हैं, लेकिन उसके अपने बंदे भी थे, कुछ इनके बंदे थे, लेकिन दोनों पार्टियाँ एक ही हैं। उनको डिस्टर्बेंस तो है, इसमें नो डाउट डिस्टर्बेंस तो है, लेकिन एक लीडर है वहाँ बैठा हुआ है, उसकी आवाम आ रही है, उसके चाहने वाले हैं, वो तो नहीं बुला रहा कि इधर आओ, लोग जाते हैं खुद उधर। वो हो सकता है उस लीडर को ना चाहते हो वो खुद। बिल्कुल ये एक बात मानने वाली है, रिहायशियों के लिए मसला है कि इतना क्राउड वहाँ इकट्ठा होता है, तो और एक दो दिन का नहीं है, रिहायशियों के लिए डेफिनेटली मसला है। सारा मुल्क की तकलीफ विच है, दसो कि खाली वो तकलीफ विच है, सारा मुल्क तकलीफ विच है। जेह्ड़ी तकलीफां असीं शुरू तो बर्दाश्त करते रहे, अज भी वो तकलीफ है। 2 नंबर बंदे के साथ नहीं हम है, बिल्कुल ताफ है ना। ये दूसरा पाकिस्तान में अल्ताफ है ना, वो अमेरिका में है, ये पाकिस्तान, वो लंदन में है, ये पाकिस्तान में है। लंदन, ये पाकिस्तानी अल्ताफ हुसैन। हाँ, ये पाकिस्तानी अल्ताफ हुसैन। पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ है, बहुत बुरा हाल हुआ है। वो सियासी डेरा पे एहसान चट्ठा जो है वो इसकी पूरी ज़मान पार्क की रोज़ाना डिटेल दे रहा है। तो मेरी बराए मेहरबानी आप डिटेल दी नहीं, वो आप पढ़ ले, मैं उसकी ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकता। अल्ताफ हुसैन वाला काम ही है, गुंडे बने, गुंडा राज ही चल रहा है ना इस वक्त। और क्या हो रहा है, सारे रोड बंद किए, वहाँ परेशान है जाने से, जो आगे रिहायशी हैं वो भी डिस्टर्ब हैं, किसी को बीमारी का मसला है वो नहीं आ जा सकता, रोड जाम किए हुए हैं, वहाँ पे तमाशा ही बना हुआ है, नंगे डांस वहाँ पे हो रहे हैं, हर तरह के काम वहाँ पे अवेलेबल हैं, हर किस्म की सहूलतें वहाँ पे है, याशी वहाँ पे आम हो रही है। कोई तरीक़ेकार बताएं, रियासत मदीना का सिर्फ नाम सुना हुआ है इन लोगों ने, ये सिर्फ एक दीन का लिबादा और अपने मामलात को लेके चल रहे हैं। एक ये फितना है बहुत बड़ा, ये सियासत नहीं है, ये फितना है पाकिस्तान में उठने वाला इमरानी है, फितना इमरानी है। कौन सा फितना इमरानी है? वो तो कहते हैं कि ये मुर्शिद है, इसीलिए तो कह रहा हूँ ये फितना इमरानी है। मुर्शिद के पास क्या है, उसको इद्दत अभी पूरी नहीं हुई तो वो निकाह कर रहा है, शरा के पहले कानून में वो फेल है, वो किस लिहाज से उसके रियासत मदीना की तरफ आप उसको लेके आएंगे? इस्लाम का भी नहीं पता इन लोगों को। इमरान खान साहब कहते थे मैं दूसरों को NRO नहीं दूंगा, अब वो कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात की पहली शर्त ये है कि मेरे केसेस माफ़ करें, मेरे कारकुनान के माफ़ करें, अब खुद NRO मांग रहे हैं। कोशिश तो ये नज़र तो यही आ रहा है, जो सूरत हाल बनी हुई है इस तरीके तो यही नज़र आ रहा है ना। कहते थे चोरों डाकुओं डकैतों की असम्बली में मैं नहीं जाऊँगा,
अब वो कह रहे हैं कि मुझे वापस भेजें, हमारे एमएनएस के इस्तीफे वापस लें, फिर मुज़ाकरात की ये भी एक शर्त। सीधी सी बात है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। कोई गरीब आदमी के बारे में सोच नहीं रहा, सबको सिर्फ अपनी मालूमात की पड़ी हुई है। अब देखें ना, इतने बड़े अब ये नबूवत के दावे किए हैं इन लोगों ने, ये तीनों सरकारी लीडर के अंदर हैं, किसी ने कोई एक्शन लिया किसी बात का? इसका मतलब ये है इनको इस्लाम से कोई गर्ज नहीं है, कोई गरीब मर रहा है, खा रहा है या कुछ भी हो रहा है, इनको कोई गर्ज नहीं है, इनको सिर्फ अपने यहाँ मुफादात से दर्द है। इस्लामिक टच तो देते हैं इमरान खान, टच देने से क्या होना यार, ये टच नहीं है, इस्लाम मजाक है इन लोगों के लिए, तो ये टच की बात तो नहीं है ना, ये हमारे ईमान का मसला है। जितना नाज़रीन आप लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब ये ईद जेल में गुजारेंगे या ज़मान पार्क में? आप क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी। पाकिस्तान के अंदर ही रहने वाले लोग पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड करके बड़ी आज़ादी से घूम रहे हैं। एक अंग्रेज़नी उनके साथ बैठी होती है जो उनकी दादी दादी की एज की होती है। व्हाट्सएप के साथ ऊपर आपके साथ कोई खातून अगर वो भी अंग्रेज़नी हो और आपके साथ खुद रब्ता करे तो आप यकीनी तौर पर अपने आप को कनाडा में महसूस करते हैं। पाकिस्तान ही क्यों? क्योंकि ये अहमकों की जन्नत है। सबसे ज़्यादा नौजवान नस्ल मर्द हज़रात फ्रॉड के अंदर फंसते हैं, ख़वातीन बहुत कम फंसती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूँ फाइज़ रुताई। नाज़रीन, हमारे मुआशरे के अंदर इस वक्त बेरोज़गारी का ये आलम है कि अगर आप एयरपोर्ट चले जाएं, और मैं आपको कहता हूं कि आप एयरपोर्ट जाकर देखें, और एयरपोर्ट भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा सबका एक मसला है। हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार जिसको पूछें वो एक ही कश्मकश में है कि मैं किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर निकल जाऊँ। यकीनी तौर पर यहाँ पर महंगाई और दूसरा हुकूमतें जितना मर्ज़ी वो एक तय कर लें कि लेबर की तनख्वाह इतनी होगी, लेकिन ख्वाबो ख्याल में भी कभी इस तरह से मुमकिन नहीं हुआ कि लेबर को मतलूबा जो उसकी तनख्वाह वो मिल सके। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान एक ऐसी जन्नत है जहाँ पर फ्रॉडियों के लिए तमाम सहूलियात मैसर हैं, जहाँ पर वो बड़ी आसानी से नौजवान हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन सारे ही लुट जाते हैं। और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा तो हमारे पाकिस्तानियों का शामिल है ना, कि सबसे पहले अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर ही रहने वाले लोग पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड करके तो बड़ी आज़ादी से घूम रहे हैं। माजी में भी हमने आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस दिखाई जिसमें मैं नाम ले सकता हूँ। लसानी चिकन के नाम से एक बड़ा जो है वो मशहूर हुआ एक ब्रांड, उस पर बहुत से ऐसे लोगों ने सरमायाकारी की जो कि बाहर से पैसा कमा के लेके आए थे, लेकिन वो आखिरकार हमने लाहौर में उनको नैब के दफ्तर के सामने एहतजाज करते 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 आखिर थक हार कर वो लोग आज अपने घरों में बैठ गए। और पिछले दिनों मुझे एक खातून का फ़ोन आया कि हम इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, आप लास्ट टाइम हमारा यहाँ प्रोग्राम करके गए थे, तो आज फिर हमारे साथ वही हाल हो रहा है, तो खुदारा आप दोबारा से आएँ और इनके साथ प्रोग्राम करें। ये हमारे 5-5 हज़ार रुपया काट रहे हैं, किसी से 3 हज़ार काट रहे हैं, किसी से 2 हज़ार काट रहे हैं। उस वक्त मैंने उस खातून को कहा, बीबी इस वक्त जो सूरत हाल है, कोई हुकूमत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, आप अल्लाह से अपनी झोली उठाएं और अल्लाह के आगे इस शख्स के लिए बदुआ कर दें, इस निज़ाम के लिए बदुआ कर दें, तो शायद आपके लिए कोई आसानी आ सके, उसके अलावा कोई हल नहीं है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, अब मैं आप चलता हूँ आज के मुद्दे की तरफ। पिछले दिनों मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है एक गौरी खातून का, और पाकिस्तान के अंदर तो यानी कि आप अगर कन्फर्म जन्नती समझना चाहते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बाहर से रिश्ते आते हैं, और जनाब वो एक अंग्रेज़नी उनके साथ बैठी होती है जो उनकी दादी दादी की एज की होती है, तो जनाब उनका एक रिश्ता होता है और उसके बाद वो जो है ना बाहर चले जाते हैं। तो व्हाट्सएप के साथ ऊपर आपके साथ कोई खातून अगर वो भी अंग्रेज़नी हो और आपके साथ खुद रब्ता करे तो आप यकीनी तौर पर अपने आप को कनाडा में महसूस करते हैं। तो कुछ इसी तरह का सिलसिला मेरे साथ हुआ, लेकिन मुझे पता था कि ये सारा फ्रॉड है क्योंकि हम ये चीज़ें कवर करते रहते हैं। अच्छा, मैसेज आता है, सबसे पहले सलामदा होती है, हाल चाल पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन होता है, तो उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन के बाद दुआ दी जाती है, और उसके बाद कुछ ज़रूरी तफसीलात मेरे से पूछी कि भाई आप क्या करते हैं, मैरिड है, क्या बिज़नेस है। तो इसके बाद जो है ना वो कहते हैं जी आप अपनी तस्वीर एक सेंड करें। मैं अपनी तस्वीर भी भेज दी, मुझे सब पता था, मैं बड़े मज़े से, तो बड़ा इस वक्त साथ साथ स्लाइड भी चल रही है, ये भी मैं आपको शो करता रहूँगा। मैं बड़े मज़े से इसको जवाब देता रहा क्योंकि मुझे पता था एट दी एंड मैंने इसके साथ करना क्या है। ये भी मेरे साथ गेम खेल रहा था और मैं भी उसके साथ गेम खेल रहा था। अच्छा, मेरी तस्वीर गई, उसके बाद उसने अपनी तस्वीर भेजी। उसने अपनी तस्वीर के अंदर एक दिखाया कि उसने एक मास्क लगाया हुआ जिसके साथ वो ऑक्सीजन इनहेल कर रही है खातून। तो जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा कि बड़ा अफसोस हुआ कि आपके साथ आपकी ये जो कंडीशन है मेडिकली आपकी जो आपको जो भी मसला है, तो अल्लाह आपको इसको शिफा दे। तो उसके बाद उसने मुझे एक बड़ी अजीब सी बात कही ना, उसने कहा कि जी मेरा एक शौहर भी है, लेकिन वो
उसको बहुत बुरी आदत है, उसको शराब और इधर उधर का जो दूसरी तीसरी चीज़ें। अब मेरे साथ ये मसला है कि मेरे पास $2 मिलियन हैं, वो मैं आपको देना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर गरीब लोगों पे लगे, और मैं हैरान हूँ पाकिस्तान ही क्यों, क्योंकि ये अहमकों की जन्नत है। यहाँ पर बड़े लोग आपको मिलते हैं जिन्होंने यहाँ से बाहर जाना है। यहाँ पर हकीकत ये नहीं है कि मैं इस वक्त उन लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि जो लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। क्रिटिसिज्म इस निज़ाम के ऊपर हो रहा है, क्योंकि इस निज़ाम की वजह से ही हमारे जो है ना जो नौजवान मायूस होकर यहाँ से निकलना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद ये होती है कि वो जब अपनी बीमारी के मतलब बड़ी तफसील से बताया जाता है कि मुझे कैंसर की आखिरी स्टेज है और मेरे पास सिर्फ शायद 1 माह बचा है, तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अपनी जो पैसा है वो आपको ट्रांसफ़र करूँ। कैसे करूँ? आपका कोई बैंक अकाउंट यकीनी तौर पर आप उसको बताते हैं हाँ जी मेरे पास है, ये तफसीलात आप देख भी रहे हैं चल रही हैं। तो इसके बाद वो फिर बताती है मेरी औलाद भी नहीं है, वरना मैं अपनी औलाद को दे जाती। अच्छा, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है, 2 मिलियन का मैं अकेला ही मालिक हूँ, उस वक्त तक आपको महसूस होता है। और ऐसी बहुत सी ऐसी ये फ्रॉड होते हैं कि लोग फंस के रह जाते हैं इसमें। और मज़े की बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा नौजवान नस्ल मर्द हज़रात फ्रॉड के अंदर फंसते हैं, ख़वातीन बहुत कम फंसती हैं, क्योंकि मर्द की कमज़ोरी आखिरकार एक औरत ही होती है, चाहे वो कैसी भी हो। अच्छा, कैंसर की आखिरी हद के बाद जब वो बात आगे बढ़ती है तो फिर आपको तजस्सुस होता है। आप एक मर्द हैं, आपको एक औरत कॉल कर रही है ना, एक अंग्रेज़नी कॉल कर रही है, फिर आप उसको एक वीडियो कॉल के लिए बार बार वीडियो कॉल करते हैं, वो काटती है, बार बार काटती है। अच्छा, उसके बाद होता क्या है, एक वीडियो कॉल आपके साथ फेक वीडियो कॉल होती है जिसमें औरत बोली जा रही है, पता नहीं क्या बोली जा रही है, आपकी ना वो कुछ सुन रही है, वो सिर्फ बोली जा रही है। वो करने के बाद आप उसको, जारी बात है, उसको वो आप कॉल को एंड कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाता है कि यार ठीक है, किसी ने मेरे पे वीडियो कॉल पे भी बात की है। इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, रिलेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर आपसे एड्रेस मांगा जाता है। एड्रेस के साथ साथ फिर आपके साथ मुकम्मल तफसील, ईमेल क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका शहर कौन सा, आपका सारा कुछ आपको देने के बाद फिर आपको एक वीडियो भेजी जाती है कि भाई ये $2 मिलियन जो है ये मैंने एक बैग के अंदर, बॉक्स के अंदर मैंने बाकायदा रख दिया है। वीडियो इस वक्त आप ऊपर देख रहे हैं, वो आपको वीडियो भेजी जाती है। फिर ऑफिस के अंदर स्टैंपें लग रही हैं कि बैंक का मैनेजर वो पैसे जो है वो सारा उस स्टैम्प कर रहा है। इसी तरह फिर एक कोरियर कंपनी, नहीं कोरियर कंपनी कह भी सकते हैं, शिपमेंट उसकी बुक करवाई जाती है थ्रू शिप, बहरी रास्ते से। उसका बाकायदा तौर पर आपको एक लेटर दिखाया जाता है और वो लेटर जनाब कहा जाता है कि आपसे पाकिस्तान में एक खातून रब्ता करेगी। फिर आखिरकार एक पाकिस्तानी खातून ने हमसे बड़े अदब से, क्योंकि उसको पता था मैं 2 मिलियन का मालिक हूँ, उसने बड़े अदब से कहा कि सर आपके कुछ ज़रूरी एक बैग यहाँ पर आया हुआ है, तो क्या आप उसको रिसीव करना चाहते हैं? तो उससे पहले उसने मुझे कहा था आपको कुछ मनी पे करनी पड़ेगी। तो मुझे क्योंकि आइडिया था तो मैं ये सारा मैं इस गेम को एंजॉय कर रहा था। तो जब उसने मुझे कहा कि सर आपकी जो है यूके से शिपमेंट आई है तो वो आप रिसीव कर लें आकर, और उससे पहले ये है कि आपको 2.5 लाख रुपया अदा करना पड़ेंगे। 2.5 लाख रुपया कोई कीमत नहीं है, $2 मिलियन की कोई कीमत नहीं है। ये तो एक चुटकी की मैल है, लेकिन हम नहीं दे सकते क्योंकि हम जानते हैं। तो बहरहाल आज की वीडियो को बताने का मकसद ये है कि बचें, हर चीज़ दिखने वाली सोना नहीं होती। फ्रॉड से बचे, अपनी किस्मत आजमाएं, ये नहीं मेहनत करके किस्मत आजमाएं। शॉर्टकट में हमेशा आप गड्ढे में गिरेंगे। और मैं बहुत से नौजवानों को जानता हूँ जिन्होंने अपना आप भी बर्बाद किया, जिन्होंने पैसा भी बर्बाद किया। हमारे पास बेशुमार इस किस्म की स्टोरीज मौजूद होती हैं जिसमें लोग फ्रॉड करके भाग जाते हैं और आज तक कोई पूछने वाला नहीं। और अक्सर औकात इस किस्म के फ्रॉड सामने आते ही नहीं, क्योंकि ये आपकी एक बेबसी की और बेवकूफ़ की एक ज़बरदस्त तस्वीर बन जाती है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें बागी TV।